नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ व्यालोक पाठक जी हैं। आइए व्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, आज दो विषय लेके आपके साथ हैं। मजे की बात यह है कि विषय दोनों भारत के अलग अलग प्रदेशों से हैं। एक असम से आ रहा है, एक उत्तर प्रदेश का है। लेकिन कारण, कारक, वजह, जो कुछ भी कहिए, जड़, उनमें एक ही मजहब है। हेमंता बिश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, असम सरकार ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम एवं नियम 1935 1935 के इस जो कानून था, अधिनियम था, इसको रद्द कर दिया। इसको रद्द करने का कैबिनेट में प्रस्ताव आ गया। अब ये अगली विधानसभा जब आएगी, सत्र आएगा, तो उसमें इसको रख देंगे। ये वो कानून है दर्शकों, जो कि असम के लिए स्पेशली बनाया गया था, कुछ और राज्यों में भी हैं, और ये अधिकार देता था कि नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की शादी हो जाए। इससे भी ज्यादा जरा शरिया वाला सिस्टम इसी देश के असम में कैसे इस 35 के कानून के तहत चल रहा था, जरा इस पर भी विचार करिएगा कि साहब, ये रजिस्ट्रेशन करता कौन था? ये केवल और केवल कोई मुस्लिम रजिस्ट्रार कर सकता था। दूसरी इसके आगे की बात ये जान लीजिए कि वो मुस्लिम रजिस्ट्रार किसी भी मुसलमान व्यक्ति को लाइसेंस दे देता था कि वो किसी भी नाबालिग लड़की की शादी का न सिर्फ परमिशन कराए, उसके तलाक का न सिर्फ परमिशन दे, बल्कि उसको अपने यहां रजिस्टर्ड करे। हेमंता बिश्व शर्मा ने लगातार ये बात कही है और खूब मुखर रहे हैं कि साहब, हमारी असम की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 40% वैध अवैध, जब मैं अवैध कह रहा हूं तो मैं बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को कह रहा हूं, वाकई बस चुके हैं। डेमोग्राफी असम की चेंज हो गई है। हमारे लिए जीने और मरने का सवाल है, हेमंता बिश्व शर्मा यहां तक कहते हैं। ऐसे में इस तरह का एक कानून जो कि बाल विवाह को रोकता है, मुस्लिम बाल विवाह को रोकता है, एक तरफ तो डेमोग्राफी चेंज में जो 8 साल, 10 साल, 12 साल की उम्र से ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इतिहास उनका कैसा है मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, कितनी छोटे बच्चियों के साथ इस तरह की चीजें करना, उसके तरफ एक मजबूत कदम है, बुनियादी कदम है। दूसरी तरफ ये मामला यूसीसी के फाउंडेशन के तौर पर भी जाना जाएगा। इसके बेहद दूरगामी परिणाम है। हो सकता है एस्टेब्लिश मीडिया पे आपको इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं ना सुनने को मिले, लेकिन हम तो इस पर बात करेंगे। दूसरा मामला लेके आते हैं उत्तर प्रदेश में। साहब, उत्तर प्रदेश में आप सोचिए जरा, सीए एनआरसी के समय क्या हुआ था? कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाओगे, अब नाम भी नहीं बताओगे। कैसे मेरठ का लवर्स टी पॉइंट अहमद टी स्टॉल हो जाता है जब नाम बताने को कहा जाता है? तो ये खेल कहां चल रहा है? ढाबों के नाम हिंदू भगवान के और आराध्यों के नाम पर रखे हुए, लेकिन चला कुछ और रहे हैं। ये चीज अगर मेरठ से शुरू हुई है और कांवड़ यात्रा के रूट पर शुरू हुई है, लेकिन इसको कहते हैं ना कि कोई भी चीज अगर वास्तव में बदलने के काबिल है तो समाज खुद आगे खड़ा हो जाता है, किसी नियम कानून की बात नहीं होती। मेरठ से निकला ये सिलसिला, जहां पर मुसलमानों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों के नाम हिंदू रखे जाने के आदेश से शुरू हुआ कि आप अपना नाम, असली नाम डिस्प्ले करिए। ये अब मेरठ का मामला नहीं रह गया है। ये केवल कांवड़ यात्रा के रूट वाला मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहा है, तेजी से फैल रहा है और पूरे यूपी में एक ये अभियान बन रहा है। व्यालोक जी, ये दो विषय मैंने आपके सामने रखे। मैंने शुरू में ही कहा, जड़ एक ही है, जड़ में है मजहब। ये दोनों चीजें क्या कहती हैं? एक तरफ सीधे सीधे सरिया का सिस्टम 1935 का लागू था असम में, जिसने डेमोग्राफी वहां बदल के रख दी। एक कारण ये भी है कि डेमोग्राफी बदल के रख दी, भाई जितनी जल्दी निकाह उतनी जल्दी बच्चे की पैदाइश, तो निश्चित तौर पर ये एक फैसला। और दूसरी तरफ ये जो नाम नहीं बताएंगे और लवर्स टी पॉइंट जो है वो अहमद टी स्टॉल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों खेल क्या हैं? और इस पर जो इकोसिस्टम है वो अचानक फिर, वही शब्द मैं कहूंगा, पिछवाड़े गुलाल, लेकिन इस बार गुलाल जो है काले रंग का है, विरोध वाला गुलाल है। कोलतार, गरम गरम कोलतार पिछवाड़े पे चिपका के पूरा इकोसिस्टम में विरोध घूम रहा है। क्या कहेंगे आप? जड़ एक है, लेकिन वो दो आयामी है जड़।
और उस जड़ में एक है मजहब, इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट जो इसको कहते हैं, और दूसरी जड़ है धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म। जो बीमार है इस देश का सेकुलरिज्म, बहुत बहुत बीमार है। आप खुद देखिए कि ये कानून 1935 का है, आजादी से भी पहले का। उस समय अंग्रेजों ने हो सकता है कि मुसलमानों के साथ कुछ समझौते किए हों, कुछ माइलेज लेने के लिए, कुछ उनको 1935 में भाई युद्ध का समय था, द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां बन रही थी, उसी के 2-3 साल बाद तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो बहुत सारी चीजें होंगी असम से लेने के लिए उन्होंने ये कानून लागू कर दिया। और बहरहाल 1947 में हर एक धर्म को कोडिफाइड किया गया। खैर धर्म तो एक ही है, तो धर्म को कोडिफाई किया गया। उसकी जितनी शाखाएं थी, बौद्ध, जैन, सिख, और इनके अलावा यहाँ तक कि ईसाइयों का धर्म जो मजहब था, रिलीजन था, उसको भी कोडिफाई किया गया, पारसियों का भी किया गया। नहीं किया नेहरू और उनकी मंडली ने, तो केवल और केवल मुसलमानों। ये क्यों किया, इसका कारण जानने में बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। बीमार सेकुलरिज्म और डर कि मियाँ भाई लोग तो देते हैं भाई सड़क पर उतर के, हिंदुओं की तरह तो है नहीं कि 2-4 ने संसद में विरोध किया तो आज भी हिंदुओं को उसका ताना दिया जाता है। आपके लिए जो सुधार कार्यक्रम शुरू हुए थे तो फलाने जी ने तो उस समय विरोध किया था संसद में, ये देखिए संविधान सभा की ये बहस है। अरे भाई किया था, तत्कालीन परिस्थितियां थी, किया था। अभी भी समाज में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना होता है, लेकिन उसके लिए तलवार लेके सड़कों पर तो नहीं उतर गए थे। हाँ हुसैन कहकर छाती तो नहीं पीटने लगे थे जैसे आज पीटी जा रही है। अब इसमें दो चीजें देखिए, ये पहले मुजफ्फरनगर पर बात करूंगा। मुजफ्फरनगर का पूरा मसला क्या है कि भाई आप जो भी व्यक्ति हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, खुल के कहना पड़ेगा और कह रहा हूं मैं, वो अपनी दुकान का नाम और दुकान के मालिक का नाम बोर्ड पर लिखे। इसमें क्या परेशानी है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब इसमें भारत के संविधान का कौन सा गला घोंट दिया गया, भारत के संविधान की क्या अवहेलना कर दी गई, धर्मनिरपेक्षता के किस ताने बाने को बिगाड़ दिया गया, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्योंकि भैया जब मुसलमान लोग जाते हैं कहीं भी खाना खाने, चाहे वो एक ढाबे पर हो, सड़क किनारे ढाबे से लेके, मैकडॉनल्ड से लेके, हवाई जहाज से लेके और 5 स्टार होटल्स तक, तो वो तो हलाला की मांग करते हुए, तनिक भी हलाल की मांग, सॉरी हलाला हलाल आसपास था, तो एक मात्रा से मामले हाँ दूसरे हो जाते हैं। मामला दूसरा हो जाता है। लेकिन तो वो तो बड़े गंभीरता से और काफी प्रसन्न चित्त होकर हलाल की मांग करते हैं और उसकी मांग पूरी की जाती है। हर एक छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े संस्थान लिख रहे हैं कि यहाँ पर हलाल की व्यवस्था है, और वहां पर अगर किसी ने सात्विक अपना ये चला दिया। अच्छा देखिए मुसलमानों के साथ की क्या बात है कि इनकी सारी चीजें और सारे संस्थान कुछ भी वैधानिक नहीं है, सब फर्जी है। हलाल का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है, अल्लाह ठीक है जानता है, जी। बस अल्लाह जानता है, क्योंकि ठीक। सरकार नहीं दे रही है। सरकार तो नहीं दे रही है तो वो कौन दे रहा है पता नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है, अल्लाह जानता है, क्योंकि वो वैधानिक संस्था नहीं है। वक्फ बोर्ड क्या है, अल्लाह जानता है, क्योंकि वो भी वैधानिक संस्थान नहीं है। भले ही उसका जमीन उसके पास भारत में तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा हो, और आप नाम नहीं क्यों बताएंगे भाई। कांवड़ यात्रा इतनी पवित्र यात्रा होती है, इतने नियमों के साथ वो यात्रा होती है, 8 तरह के कांवड़ होते हैं। और ये कांवड़ यात्रा आप लोग तो जो देख रहे हैं कि बहुत फूल बरस रहे हैं और ये, लेकिन जो सुल्तानपुर बिल्कुल से निकलती है, देवघर वाली जो कांवड़ यात्रा होती है, उसमें बीच में भाई लोग चप्पल नहीं पहनते हैं, लगातार चलते रहते हैं। एक खड़ा कांवड़ होता है जो सोता ही नहीं है, उसको 24 घंटे में अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है, हरिद्वार तक पहुंचना होता है या फिर बाबा धाम तक पहुंचना होता है। कुछ लोग होते हैं जो खाना नहीं खाते हैं उस दौरान, कुछ लोग होते हैं। अब कुछ लोग कांवड़ यात्रा में जाके
अगर गांजा पी लिए हैं तो आपने सारे कांवड़ियों को आप लोगों ने गालियां तो कम नहीं दी हैं कि भाई ये लोग तो उत्पाती होते हैं, सड़क घेर लेते हैं, 1 महीने तक सड़क घेर ही रहे तो कुछ नहीं। भैया सड़क का वो हिस्सा बंद किया जाता है बाकायदा सूचना देके, और उससे कभी भी कोई यातायात प्रभावित नहीं होता है। और बड़े बड़े शिविर लगते हैं, बड़ा बड़ा और स्वयंसेवक होते हैं, सब कुछ होता है। इसमें आप अगर उसमें अधिकांशतः लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। अगर कोई अब्दुल दुकान लगाएगा किसी चीज की, जाहिर तौर पर वो नॉनवेज खाएगा, जाहिर तौर पर वो शुचिता का उतना ध्यान नहीं रखेगा, पवित्रता का इतना ध्यान नहीं रखेगा। इसमें छुआछूत कहां से आ गया भाई? और अगर इसमें छुआछूत है तो हमको हलाल में क्यों? तुम जबरदस्ती हिंदुओं के मुंह से क्यों तुम्हारे हर एक होटल में, हर एक एयरपोर्ट पर, हर एक रेलवे में क्यों हिंदू जैन बौद्ध के मुंह से तुम हलाल उतारवा रहे हो? झटका क्यों नहीं व्यवस्था है? क्यों सरदार जी को भी हलाल खिलवा रहे हो भाई? बिल्कुल। और व्यालोक जी एक चीज, यहाँ पर जिस बात पर तमाशा किया जा रहा है कि अपनी दुकान का नाम और उसके प्रोपराइटर का नाम, इतना ही तो कहा जा रहा है कि अगर अहमद सब्जी वाला है या ढाबा जिसका नाम वैष्णव ढाबा है, अगर वो किसी मुश्ताक का है तो प्रोपराइटर का नाम मुश्ताक बोर्ड पर लिखो, ये कहा जा रहा है। और यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश के एक नियम कानून की बात कर रहा हूं। ये कहते हैं कि साहब ये नियम का उल्लंघन हो रहा है या अनैतिक हो रहा है, क्या बात कर रहे हो? किसी भी ऐसे भोज्य मतलब जिसमें भोजन शामिल है, जिसमें फल या खाने की ऐसी कोई भी वस्तु, होटल ढाबा रेस्टोरेंट, ये नियम है साहब कि रजिस्ट्रेशन के बाद उसके रजिस्ट्रेशन की कॉपी, उसी के साथ प्रोपराइटर का नाम, ये बाकायदे ऐसी जगह पर उस प्रतिष्ठान में डिस्प्ले होना चाहिए जहां से हर आने जाने वाले खाने वाले ग्राहक को ये दिखाई दे। अब तक तुम ये अवैध कर रहे थे, अब तुम्हें वैध कराया जा रहा है, क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि ये बेहद, जो इकोसिस्टम है ना साहब, ये अनपढ़ है। पहले मैं इनको कुपड़ कहा करता था, लेकिन ये अब मुझे लगता है कि ये अनपढ़ है। बेसिक एबीसीडी क ख ग घ का इनको पता नहीं होता है नियमों का, और ना ये पता होता है कि किस वजह से नियम का उल्लंघन हो रहा है और यहाँ नियम का पालन कराया जा रहा है। प्रशासन यहाँ शरिया नहीं चला रहा है और न ही यहाँ पर कोई वैदिक कानून कर रहा है। उत्तर प्रदेश का ये कानून है रेस्टोरेंट और फल सब्जी और इन तमाम मामलों में, जिसका अभी तक ये था कि भाई चलो टेकन फॉर ग्रांटेड था, तो ये मामला है। अब मैं आपको लेके चलूंगा असम की तरफ। मैं चाहता हूं, आपने पहले कहा कि पहले आप इसको एड्रेस करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि एक जो बड़ी बात मैं हेमंता के इस डिसीजन में देख रहा हूं कि हेमंता जब ये कह रहे हैं कि हमारे लिए मरने, जीवन और मरण का सवाल है, जिस तरीके से हमारे असम की डेमोग्राफी, और सिर्फ ये असम की समस्या नहीं है। ये तो भला हो कि असम में राष्ट्रवादी सरकार है, हेमंता मुख्यमंत्री है, तो ये बात निकल के आ रही है। बगल के वेस्ट बंगाल में क्या स्थिति है? बल्कि मैं आपको बताऊं तो नॉर्थ ईस्ट के जो बाकी स्टेट हैं, जहां पर उनका अपना कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट के अपने कल्चर हैं, उन तमाम जगहों पर कहां है? उत्तराखंड की हालत आपने देखी है, जहां पर 5,000 एकड़ जमीन अभी धामी ने किसी तरीके से छुड़ाई है इन मजार और लैंड जिहादियों से। इसके बड़े मायने क्या है? और क्या इस तरह के निर्णय, जिसमें मैं सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ जो गुजारा भत्ता का मुस्लिम महिलाओं का है उसको भी अगर शामिल कर लूं, तो ये मामला स्वतः धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से यूसीसी की तरफ जा रहा है, और असम में लिए गए इस फैसले के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते देखिए, संघर्ष की जब स्थिति आती है तो दोनों तरफ से तैयारियां होती हैं, और ये जो पूरा इकोसिस्टम जिस तरह ऐसे व्यवहार जो कर रहा है, जैसे किसी सांप की पूंछ पर जब आप खड़े होते हैं तो सांप जिस तरह से करता है, आप वो दृश्य याद कीजिए और इकोसिस्टम की अभी प्रतिक्रिया याद कीजिए। तो सांपों के फण पर और पूंछ पर यह सरकार पैर रख के खड़ी हो गई है। यह सरकार मतलब असम की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार। समस्या ये है कि 1947 से बीमार सेकुलरिज्म की ऐसी कड़वी घूंट पिलाई गई है देश को। गांव में होता नहीं है अभी भी, आप और हम जाएंगे तो कहा जाएगा अरे शहराती बच्चा हूँ, इनका घी मत दो, घी ना पची ही, उसके बाद हंसी होगी है। और सचमुच
शहराती बच्चों को घी नहीं पचता है, तो अब जब सरकार घी दे रही है तो डालडा जनरेशन को वो पच ही नहीं रहा है। भाई आप कह रहे हैं ना कि संविधान की रक्षा की जाए, सेकुलरिज्म को बचाया जाए, वही तो हो रहा है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि रजाकार ओवैसी ने हिमंता से पूछा है कि ये जो वो बार बार कह रहे हैं कि 40% हो गया और हमारे लिए जीने मरने की बात, डरने की बात है, तो 40% हो गया तो क्या हो गया? ये बड़ा मासूम सवाल है अवनीश भाई, और इस पर ध्यान देना चाहिए। ये वही मासूम बिल्कुल सवाल है जो आपके व्यालोक भाई, मित्र, जो व्यालोक भाई, आपके बस परम बस, मित्र, अरे अरे अरे, मैं अपने उन कथित मित्र की ही बात के लिए आपको टोक रहा था। मुझे रवीश कुमार की बात, चलिए आज मैं अपने ही जी कह रहा हूँ, रवीश कुमार की वो बात याद आती है कि भारत में अगर मुसलमान बहुसंख्यक हो गया तो क्या हो जाएगा जी। तो हिमंता को पता है कि क्या हो जाएगा। 1947 में 20-30% जिन जगहों पर थे, आज जाइए उन जगहों को पाकिस्तान के नाम से कहा जाता है। आज आपके देश में जहां 20-30% है, वहां जाके देखिए, ठीक पश्चिम बात। बंगाल देखिए, बिहार का सीमांचल देखिए, बिहार का मिथिलांचल देखिए, उत्तर प्रदेश के इलाके जाकर देखिए, मुजफ्फरनगर के आसपास के। वो तो चूंकि मुजफ्फरनगर में जो टकराव की हालत है वो जाटों के साथ है, इसलिए वहां अभी फिलहाल हालत ठीक ठाक है, नहीं तो और नहीं, जब संघर्ष कहाँ नहीं हो रहा अखिलेश है की सरकार, गुजरात। नहीं नहीं, अखिलेश की सरकार थी और दंगों के लिए पर्याप्त माहौल था, गुंडई और हिंसा के लिए पर्याप्त माहौल था, तो मुजफ्फरनगर दंगे हुए नहीं साहब। हुए। और आप वहीं की बात नहीं, आप कोई भी जगह ले लीजिए महाराज, आप आपने नॉर्थ ईस्ट की बात की, पूरा नॉर्थ ईस्ट नेहरू और उसकी मंडली लील गई ईसाइयों के हाथ। अभी ये लोग मणिपुर मणिपुर बहुत करते हैं, मैं मणिपुर पर कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज एक लाइन बोलना चाहता हूं। मणिपुर का असली संघर्ष क्या है और क्यों है? क्या है से ज्यादा जानना जरूरी इसलिए है कि क्यों है, क्योंकि वहां अभी भी 50% हिंदू बचे हुए हैं, मैतेई जिनको आप कह रहे हैं, और बार बार मैतेई अलग बोल के उनको हिंदू फोल्ड से अलग किया जाता है। बार गजब है। बार कहा जाता है कि उनकी अपनी संस्कृति है। कौन सी संस्कृति है साहब? ईसाई संस्कृति है क्या, या अरे मुसलमानी कर्नाटक में संस्कृति है? लिंगायतों को, कर्नाटक में लिंगायतों को हिंदुओं से अलग कहने की एक साजिश हुई थी, याद होगा आपको। बिल्कुल याद है। और लिंगायतों ने, ऐसे महामूर्ख की लिंगायतों ने तो लगा दी थी अर्जी कि हमें अल्पसंख्यक समुदाय का कहा जाए। तो ये इस देश में लगातार चलता आ रहा है। अब क्या है कि चाहे हिमंता योगी हो, ये लोग कुल्हाड़ी को कुल्हाड़ी कहते हैं, तो कहीं भी ये नहीं कहते हैं कि कुल्हाड़ी है और उसको कहेंगे आहा सो स्वीट फ्लावर इट इज, ओ माय गॉड दैट लुक्स सो ब्यूटीफुल। ऐसा ये लोग नहीं कहते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं, ये कुल्हाड़ी है, इससे पैर कटेगा, हाथ कटेगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। और उसमें नेहरू का सबसे बड़ा पाप क्या था कि उसने हिंदू संतों को वहां जाने से रोकने के लिए बाकायदा आदेश दिया था, गजट निकाला था, और बाकायदा ईसाई प्रतिनिधियों के साथ एक समझौता तक किया था। वरना कौन सा उत्तर पूर्व और कौन सा, भाई महाभारत में भगदत्त लड़े हैं, प्राग ज्योतिषपुर है हमारा असम। ऐसे ही कैसे कह दोगे कि कुछ नहीं था? भाई तुम लोगों ने झेलम और वितस्ता बना दिया है, वितस्ता को झेलम बना दिया। हमारे बिल्कुल तो भाई वितस्ता, शतद्रु, पुरस्किनी, ये सब सारी नदियां हैं यार। सब कुछ आप छीनते चले गए। ये होता है 40% के बाद। बिल्कुल इसलिए हिमंता को बिल्कुल। डर है। वो जानते हैं कि 10% के बाद मुसलमानों की जो पूरी पद्धति है वो यही है, 10% तक शांति, 10 से 20 के बीच कुछ कुछ कुलबुलाहट, और 40% के बाद तो गजवाए हिंद है। और इस बात को अगर आप नहीं कह रहे हैं और बार बार उसको तह पर तह लगा रहे हैं, तो इससे वो बदलने वाला नहीं है। इसलिए वो रजाकार ओवैसी को यह कहना इसलिए पड़ रहा है, और अभी भी वो, क्योंकि वो सब जगह 40% नहीं हुआ है, वरना तो वो असल में सीधे सीधे धमकी देता साहब, और सीधे सीधे लड़ाई के लिए, डायरेक्ट एक्शन डे के लिए। ठीक, लेकिन अभी वो दिखाना चाह रहा है कि मैं बड़ा धर्मनिरपेक्ष। बिल्कुल। और व्यालोक जी, आपने जब असम की बात कही तो असम के जो सबसे बड़े योद्धा और नायक बड़फुकन,
उनकी जयंती कब आती है और कब चली जाती है, इतिहास में अंग्रेजों से और मुसलमानों से, मुगलों से लोहा लेने का जो बड़फुकन का इतिहास है, उसको कहाँ दबा दिया गया। बहुत से दर्शक, मैं चाहूंगा कि आप जो है गूगल पर बड़फुकन ये नाम टाइप करिए और फिर अहोम जो संग्राम था उसके आपको इस आदम साहसी नायक के बारे में पता चलेगा। और असम की संस्कृति तो ये रही है कि वहां पर कई जातियों का नाम ही मिलिट्री वाले जो डेजिग्नेशन है वो अब वहां पर जातियां हो गई हैं, चाहे वो बड़फुकन हो, चाहे वो डेका हो, चाहे वो सैकिया हो। ये सारे जो है वो अहोम क्रांति जब हुई थी तो उसके ये काडर हैं, मिलिट्री काडर हैं, तो आज उनकी जातियों में हैं, बड़ ठाकुर हैं, ये सब तमाम चीजें हैं। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हेमंता का ये डर, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, हमारे लिए जीवन और मरण का। सो रही हैं ममता दीदी या तुल गई हैं वेस्ट बंगाल को एक बार फिर बांग्लादेश टाइप बनाने का, तो वो ये उनका प्रारब्ध हो सकता है। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर चाहे वो उत्तर प्रदेश मेरठ मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ कांवड़ यात्रा के ही बहाने नाम बताने की कवायद, जहां पर पहचान जाहिर हो जाती है, और ये सिलसिला अगर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल रहा है, और मैं तो ये आगे बढ़ के उम्मीद करूंगा केवल उत्तर प्रदेश ही क्यों, ये बाकी जगहों पर भी फैलना चाहिए। और अगर कहीं पर कोई कानून नहीं है तो उपाय ऐसे करने चाहिए। आप धोखा क्यों देते हैं, नाम का धोखा क्यों भाई? नाम सबको प्यारा है, ठीक है, तो अपना नाम रखो ना। तुम कितनी बेशर्मी करोगे भाई? कभी कहोगे कि अपने बाप दादा का कागज नहीं दिखाएंगे क्योंकि तुम्हारा परदादा जो है रामलाल निकल आएगा? फर्जीपने की हद है तुम्हारी। अब कह रहे हो कि तुम नाम नहीं बताओगे। चुन्ना मुन्ना पप्पू, बहुत हो गया लब जिहाद, तुमने कर लिया लैंड जिहाद। 3700 से ज्यादा मजारें उत्तराखंड में, 5000 एकड़ जमीन अभी मुक्त कराए हैं, अभी तो मुक्त कराना बाकी है। लेकिन इस सबके बीच में व्यालोक जी, जो संतोष और एक सकारात्मक बात है, क्या असम, क्या उत्तर प्रदेश और क्या उत्तराखंड समाज आगे आ रहा है। जब मैंने ये कहा कि आदेश तो केवल कांवड़ रूट पर था, लेकिन ये सिलसिला अब समाज आगे बढ़ा रहा है। हर आदमी क्यूआर कोड से जब पेमेंट करता है तो वो पूछता है, देखता है, उसमें भी तमाम तरह के फर्जीपने हो रहे हैं। तू डाल डाल में पात पात, ये कौम ही ऐसी है और इनको सपोर्ट देने वाला इकोसिस्टम ही ऐसा है। और यहीं पर प्रधानमंत्री की एक बात मैं अपने हर ऐसे मौजूद वीडियो पर दोहराता रहूंगा, जब उन्होंने कहा इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा, जवाब दिया जाना चाहिए, तो ये पहचानिए। बहुत सारे दर्शक आके पूछते हैं इकोसिस्टम क्या है। हर वीडियो में हम आपको जहां कहीं भी इकोसिस्टम दिखाई देगा, हम उसकी नब्ज पकड़ के आपके सामने रख देंगे सरकार कि ये है इकोसिस्टम, इनसे बचिए। ये लट्टू टप्पू पप्पू एक समय था, हिंदुस्तान, द ब्राइट, नेशनल समझ में आ जाता था, इतना हम लोगों को भी पता था। लेकिन अब ये सिलसिला अगर कहीं और जा रहा है तो इसको रोकना होगा, इस नकारात्मक अभियान को रोकना होगा। यहां शुभ यह है कि समाज सरकारों के साथ खड़ा है। इसलिए मैं कहा करता हूं दर्शकों कि सरकार की निरंतरता बनी रहनी चाहिए, बेहद जरूरी है। व्यालोक जी, आपने हमने इतने महत्वपूर्ण विषय पर, काफी व्यस्त थे आज आप, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।